नेटफ्लिक्स के नाम पे कुछ भी 4 एपिसोड का एक सीजन बनाने से तो बेहतर ये होता कि थोड़ी सी अच्छी एडिटिंग कर लेते, थोड़ी सी और मेहनत कर देते तो उतनी ही बजट में 2 घंटे की एक मूवी बन जाती। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आज मैं आपके सामने लाया हूं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज बेताल का रिव्यू। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हॉरर जॉनरा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और मैं ज्यादा हॉरर मूवीज या सीरीज देखता भी नहीं। तो बेताल के बारे में मैं जो बातें करूंगा, जो बातें बोलूंगा, वो सिर्फ मेरी अपनी राय है। आप अगर हॉरर जॉनरा के फैन हैं तो शायद आपका नजरिया थोड़ा सा अलग हो। खैर, 4 एपिसोड की ये छोटी सी सीरीज शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट की नेटफ्लिक्स पर आई दूसरी सीरीज है। इससे पहले बार्ड ऑफ ब्लड पिछले साल सितंबर में आई थी और अच्छी ही लगी थी। बार्ड ऑफ ब्लड के बारे में मेरे विचार जानने के लिए टॉप राइट में आए कार्ड पर क्लिक कीजिए। बेताल सीरीज में हालांकि प्रोटैगनिस्ट का नाम विक्रम है, फिर भी इस कहानी का विक्रम वेताल की कहानियों से और बेताल पचीसी से कोई लिंक नहीं है। और कहानी की लिंक की बात करें तो बेताल इसलिए भी अभी सुर्खियों में आ रहा है कि 2 मराठी लेखकों ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स पर उनकी एक स्क्रीन प्ले चुराने का आरोप लगाया है। अब ये मामला कहां पहुंचता है वो तो बाद की बात है। कहानी के तौर पर बेताल में एक बढ़िया और यूनिक प्रेमिस है। ब्रिटिश हुकूमत के समय का एक कर्नल है जिसे भारत के एक सुदूर गांव में एक सुप्त पिशाची शक्ति का पता चलता है, जिसे स्थानीय लोग बेताल के नाम से जानते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा जानत है बेताल पहाड़ में काला साया है। वो बेताल को जगाता है और उसकी शक्तियां हासिल कर लेता है ताकि अपने खतरनाक मंसूबों में वो कामयाब हो सके और अपनी एक अजेय सेना बना सके। अब 150 साल बाद एक हाईवे कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ये कर्नल आजाद हो जाता है और फिर से इसकी सेना पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश में लग जाती है। ये सबो रोगी लाश है ना, ओकर का फौज में शामिल हुई। ये वो कहानी है जो कि इस सीरीज का आधार है, इसकी नींव है। और नींव की तरह ही इसके होने का प्रमाण सिर्फ वो इमारत है जो इसके ऊपर खड़ी है। काश वो इमारत सुंदर, टिकाऊ और मजबूत होती। खैर, नेटफ्लिक्स की सीरीज बेताल कुल मिलाकर एक हॉरर सीरीज है और हॉरर एलिमेंट्स पर फोकस करने के वजह से इसको एक ओवरऑल एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता। बदकिस्मती से इसके 4 एपिसोड्स में इतने क्लीशेज भरे हुए हैं कि आश्चर्य होता है कि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली कैसे। हाँ, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट खास तौर पे मेन स्ट्रीम मसाला और एक्शन कॉमेडी पर ध्यान देती है। हॉरर में इनकी जजमेंट शायद सही नहीं रही होगी। वैसे तो अधिकतर हॉरर में क्लीशे होते हैं, लेकिन अब क्या बताएं। एक बहुत ही आम क्लीशे है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अधिकतर भूताहा पिक्चरों में या सीरीज में होती है एक पुरानी किताब या डायरी जिसमें सब लिखा रहता है इलस्ट्रेशंस के साथ। श्राप की या भूत की पूरी डिटेल्स, कौन है, कहां से आया है, इसको क्या चाहिए, इसको रोकने का तरीका क्या है और अगर ये नहीं रोका गया तो क्या क्या होगा, एक एक डिटेल के साथ। दूसरा क्लीशे है ऐसे सीन जहां पर कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ 1-2 लाइन बोलकर रिजॉल्व किया जा सकता है, वहां पर जबरदस्ती का बेकार का सस्पेंस बनाना। जहां दूसरे लोग हीरो का विश्वास नहीं कर रहे हो तो हीरो को चाहिए कि सबूत को सबके साथ बांटे, सबके साथ खुल के बात करे, ना कि दूसरों को छोड़कर अकेले कुछ करने निकल पड़े जिससे लोग उस पर अविश्वास के साथ साथ शक भी करने लगे। रन टाइम बढ़ाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है, समझ सकते हैं। तीसरा क्लीशे है किसी सुरक्षित जगह से अकेले बाहर निकलना। जब पता है कि भूत है, पिशाच है और वो कहीं भी आ सकता है तो भाई छोटे से काम के लिए अकेले बाहर जाने के लिए वॉलंटियरिंग क्यों करना, क्योंकि स्क्रिप्ट में आपके डायलॉग खत्म हो गए थे। एक और क्लीशे है एक कैरेक्टर को अपने खास दोस्त या रिश्तेदार को मारना पड़े क्योंकि वो अब अनडेड हो चुका है या श्रापित हो चुका है। अपने हाथों से अपने भूत बन चुके दोस्त या रिश्तेदार को मारने से पहले वो एक बार उसकी आंखों में झांक कर बहुत ही गंभीर आवाज में ये जरूर बोलता है, मेरा दोस्त मर चुका है। शुरुआत में जब किसी पिक्चर में ऐसा सीन लिखा गया होगा तो लेखक और निर्देशक के मन में ये सैक्रिफाइस वाला मोमेंट रहा होगा। एक कैरेक्टर को अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने हाथों से उसे खत्म करना पड़ेगा जिसे वो बहुत प्यार करता है। लेकिन हमें तो पता है कि इसकी मौत इसी के हाथों होने वाली है। इसमें ना कोई सस्पेंस है, ना कोई ड्रामा है, ना कोई इमोशंस।
एक और बात मैंने नोट की, सीरीज में किसी ने ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये शायद कॉपीराइट का इशू होगा, लेकिन सोच कर देखिए कि आज के ज़माने में जहाँ इतनी सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ हैं, इतनी सारी ज़ॉम्बी सीरियल्स हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने सामने, अपनी आंखों के सामने किसी मरे व्यक्ति को खड़ा होता देखे और भूख से दूसरों को नोच कर खाते देखे, उसके मन में ज़ॉम्बी का ख्याल आना चाहिए। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, स्क्रिप्ट में जो भी लिखा हो उसका नाम बेताल की फौज या व्हाटएवर, आमतौर पे लोग तो ऐसा सोच ही सकते हैं, आर वी इन अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। है, इस सीरीज की सिनेमाटोग्राफी की दाद देनी होगी। पांजा खुला दे, सबको नाश कर देगा। कुछ सीन्स बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं, खासतौर पे जो जंप स्केयर्स हैं वो। स्पेशल इफेक्ट्स और ज़ॉम्बी मेकअप पर कम बजट का असर साफ दिखता है, फिर भी ओवरऑल ये सीजन विजुअली बहुत अच्छा है। लाल रंग और रात के अंधेरे को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। अनडेड आर्मी जो है, कर्नल की आर्मी जो है, वो अधिकतर जगहों पर मेनेसिंग नहीं, कॉमिकल लगती है, लेकिन कर्नल के अपीयरेंस के इफेक्ट के लिए बेताल को फुल पॉइंट्स मिलते हैं। एक्टिंग के बारे में बात करें तो श्रापित कर्नल के आजाद होने के साथ साथ सीआईपीडी यानी काउंटर इंसर्जेंसी पुलिस डिपार्टमेंट का बाज स्क्वाड और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली और कुछ स्थानीय लोग एक साथ फंसते हैं। सीआईपीडी की कमांडेंट त्यागी के रूप में सुचित्रा पिल्लई ने अच्छी एक्टिंग की है। सेकंड इन कमांड विक्रम सिरोही, जिसका किरदार निभाया है विनीत कुमार ने, उनके पास सीरीज के सबसे ज्यादा डायलॉग्स हैं और उन्होंने स्क्रिप्ट को बखूबी पढ़ा है। क्या आपने भी वही देखा था जो मैंने देखा वहां टनल के अंदर? मतलब ऑन स्क्रीन एक्टिंग ठीक ठाक होते हुए भी अधिकतर डायलॉग्स उन्होंने इतनी मोनोटोनस आवाज में बिना किसी मॉड्यूलेशन के बोले हैं कि इस किरदार के साथ इमोशनली अटैच होने का तो सवाल ही नहीं उठता। विनीत का अभिनय बार्ड ऑफ ब्लड में अच्छा था, बेताल में थोड़े लूज डायरेक्शन के शिकार हुए हैं वो शायद। स्क्रिप्ट देखकर डायलॉग पढ़ने वाली बात दूसरे कुछ एक्टर्स पर भी लागू होती है। कर्नल के आर्मी ने तुम्हें घेर लिया है और उसके कहने पर वो हमला कर देंगे। लोकल बैडएस पुनिया के रूप में मंजरी पोपला का केस तो बिल्कुल ही अलग है। उनके संवाद स्थानीय लहजे में इतने भारी लगते हैं कि उनके डायलॉग डिलीवरी की दाद देनी पड़ेगी। अब अगर तुमन अपने मुर्दा लोगन ला संभाल नहीं पाए, तुमन में से इक्को जन भी जिंदा ना बाची। उसके ऊपर से नेटफ्लिक्स के डिस्ट्रैक्टिंग सबटाइटल्स। कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक मुदलवन एक वन डिमेंशनल विलन है। डिसऑनेस्टी, करप्शन, एपैथी, क्रूल्टी वगैरह वगैरह फुल इविल पैकेज मिलता है इस किरदार में, जिसे निभाया है जितेंद्र जोशी ने। मराठी अभिनेता जितेंद्र जोशी सेक्रेड गेम्स के पहले सीजन में बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन बेताल में तो बस उनके टैलेंट और उनके कैरेक्टर का कोई तालमेल ही नहीं है। ओवरऑल एक बार सिर्फ हॉरर के लिए देखने के अलावा बेताल में कुछ नहीं रखा है। कहानी में कर्नल की पूरी सेना एक जगह सिमट कर रही एक लड़की के लिए, जिसका कोई मतलब समझ में नहीं आया, जबकि उसने खुद ही ये कहा कि ऐसी लड़की तो उसे दूसरी जगह भी मिल जाएगी। इसे कहते हैं प्लॉट होल, और अनफॉर्चुनेटली हॉरर में ये भी एक क्लीशे ही है। आशा करता हूँ ये सीरीज सेकेंड सीजन के लिए रिन्यू नहीं होगी। मैं नेटफ्लिक्स के मिनी सीरीज बेताल को दूंगा 10 में से 5 थम्स अप्स। आपका क्या ख्याल है? अगर आप ये सीरीज देख चुके हैं या देखने वाले हैं तो इसमें छुपे एक ईस्टर एग पर ध्यान दीजिएगा। राधिका आप्टे को ऑस्कर मिला। आपको ये ईस्टर एग मिला कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमेशा की तरह आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर एक अपलोड का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी रिव्यू या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप थे द वर्सेटाइल डॉक्टर के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, यह मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। It is my pride and privilege to be able to connect with you through this video. नमस्कार।